नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। IBC 24 की खास पेशकश मुद्दा गर्म है में सवाल हमारा है, और दरअसल एक टिप्पणी आई है कि सिंधिया कोई तोप नहीं है। ये टिप्पणी किस तरह से आई और इसके क्या मायने हैं, सियासत में इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे। टीकमगढ़ में दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया अगर बड़े नेता होते तो ग्वालियर डबरा महापौर चुनाव नहीं हारते। साथ ही कहा कि हनी ट्रैप के मामले में जानबूझकर सीडी उन्होंने उजागर नहीं की। सीडी की प्रामाणिकता की जांच के लिए निर्देश दिए थे। उन्होंने वादा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो जातिगत जनगणना कराऊंगा। तो कई अहम मसलों पर आज कमलनाथ ने अपनी बात रखी है। वहीं सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर जमकर हमला भी बोला है। इसके बाद पलटवार करते हुए शिवराज ने कहा कि कमलनाथ जी कुछ भी कहते रहते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पर मैं अपनी ऊर्जा नहीं लगाता, क्योंकि कमलनाथ को सिर्फ कहना है, करना तो मुझे है। रोज ट्वीट करके वो बातें दोहराते हैं। कांग्रेस काठ की हांडी है जो 2018 में एक बार सत्ता पर चढ़ चुकी है। उन्होंने रोजगार देने का और कर्ज माफी का वादा भी किया था, वो ये वादा पूरा नहीं कर पाए। ट्विटर पर कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होगा। तो जिस तरह से टीकमगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक के बाद एक कई विषय उठाकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। निशाना उन्होंने साधा ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में भी कि वो कोई तोप नहीं है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते नजर आए कि भाजपा के लोग हमें राष्ट्रवाद का पाठ ना पढ़ाएं, क्योंकि मोदी और शिवराज जिस स्कूल में पढ़े हैं, कांग्रेस ने वो स्कूल बनाए हैं, उसका निर्माण करवाया है। तो हमारे साथ में गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के इस बयान को लेकर क्या सोचती है, और 2023 के संदर्भ में जिस तरह से चीजें हो रही हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में दिव्या गुप्ता जी जुड़ेंगी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ में रोहित नायक भी जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है, आपसे बातचीत करेंगे। उससे पहले एक बार सुनिए कि क्या कहा है कमलनाथ ने और उसके पलटवार में क्या कुछ कहा है शिवराज ने। मैंने तो 1-2 मिनट देखी, मैंने कहा इसको छोड़िए, इसमें मध्य प्रदेश की बदनामी होती है। तो आप पहले तो ये चेक करिए कि ये सही है गलत है, कि आज के दिन कोई भी किसी के चेहरे से सीडी बना सकता है। ये आज की टेक्नोलॉजी में कोई भी कुछ बना सकता है। आप इस पर इंक्वायरी करिए। और जब कृषि थे तो हमारा पिटा रहता है, कृषि थे तो हमारा कमज़ोर होता है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होता है। तो वो प्रदेश का भविष्य अंधेरे में है। देखो, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। मैं अपनी ऊर्जा वो क्या कह रहे हैं इस पर नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें कहना है, करना मुझे है। अब फिर रोज ट्वीट करके वही वादे दोहराते रहते हैं। काठ की हंडी है कांग्रेस, एक बार चढ़ गई थी 18 में, अब बार बार थोड़ी चढ़ेगी। तो कई अलग अलग मसलों को लेकर आज दरअसल कमलनाथ ने अपनी बात रखी है। ट्विटर पर भी वो इस तरह से अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर बात रखते रहते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे टीकमगढ़ में, जहां उन्होंने पूरे अलग अलग मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, तो उस पर पलटवार करते हुए शिवराज ने भी अपनी बात रखी है। दोनों गेस्ट जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। दिव्या जी, सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप नहीं है। अगर वो बड़े नेता होते तो ग्वालियर और डबरा जैसी जगह पर महापौर का चुनाव नहीं हार जाते। क्या कहेंगे दिव्या जी? देखिए कमलनाथ जी, मैंने फिर पहले भी जिक्र करा है, एक बुजुर्ग नेता होता है, उनके पास कुछ बहुत सारे विषय होते नहीं हैं, यदा कदा वो दिखाई देते हैं। जहां दिखना चाहिए था, जब अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करा जा रहा था सदन के पटल पर, तब वो गायब हो जाते, फिर एक नई जगह प्रस्तुत होते हैं और फिर उसके बाद अपने आप किस तरह का शगुल देना, ये कुछ उनको शोभा नहीं देता है, क्योंकि उनकी हैसियत के हिसाब से इस तरह के बयान देना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने ज्योतिरादित्य जी के लिए बोला है, वो तो जाहिर है, क्योंकि उनके जो कथन थे, उन्हीं के कथनों के कारण, उनके अपमान के कारण, उनके चैलेंज के कारण, उनके वो सारा जो द्वंद था, उस सब के कारण माननीय ज्योतिरादित्य जी को वो कदम उठाना पड़ा, जिसके लिए शायद कांग्रेस जो है वो सबसे ज्यादा हानि में आई, सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने झेला। और अगर वो तोप नहीं है तो फिर डर किस बात का है, और अगर वो तोप हैं तो इसीलिए आज वो हवाई जहाज जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, उड्डयन मंत्री वो बने हैं और इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं उसमें। तो अगर वो तोप नहीं है तो फिर आपको उस बात से भय क्यों है, क्यों उस बात की चिंता कर रहे हैं आप, और क्यों उस बात को नासूर बना के कांग्रेस अभी भी बैठी हुई है? इसका मतलब कहीं ना कहीं चुभन तो है।
और चुभन है तो फिर इसका मतलब आप उसको स्वीकार करिए। रोहित जी तो क्या कहेंगे इस पर कि क्यों अब तक जो है मन में बार बार टीस निकल के सामने आती है, क्यों बार बार सिंधिया का जिक्र निकल के सामने आता है? जब भी सिंधिया का जिक्र आया एक बार फिर से कह रहे हैं कि वो कोई तोप नहीं है, बड़े नेता होते तो महापौर का चुनाव पार्टी को जितवा देते। क्यों बार बार इस तरह का जिक्र निकल रहा है रोहित जी? देखिए व्यास जी, मैं तो ये कहूंगा कि सम्मानपूर्वक मीडिया हाउसेस को ये बात तय कर लेनी चाहिए कि जो अप्रासंगिक लोग हैं कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस के साथ, देश के साथ गद्दारी कई बार कर चुके हैं। व्यक्ति अपने जीवन में एक गलती कितनी बार दोहराता है? एक बार आपने देश के साथ गद्दारी करी। आरएसएस जिस विचारधारा से भाजपा आती है, पेंशनर्स हैं ब्रिटिशर्स के। अब बताइए, इस तरह के लोग, इस तरह की धोखेबाज पार्टी, इस तरह के धोखेबाज लोग जब एक साथ एक पलड़े में होंगे तो सही जगह है। सिंधिया जी मेरे को लगता है मूलभूत रूप से सम्मान झेल नहीं पाए। व्यक्ति जब जीवन में सम्मान ना पचा पाए तो अहंकार की भेंट चढ़ जाता है, और अहंकार की जो राजनीति सिंधिया जी ने करी, उस कारण से आज उनकी ये दुर्गत है कि वो जहां मंचों पर बैठते थे आज पिछली पंक्ति में पाए जाते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप देखें कि जिस तरीके से सारा घटनाक्रम घटा है। ठीक है रोहित जी, मैं आ रहा हूं, मैं आता हूं एक बार फिर से, चूंकि हमने जो वर्जन दिखाया था, कमलनाथ जी ने जो बात कही है सिंधिया को लेकर, उसको सुनाते हैं। दरअसल उन्होंने कहा क्या है, एक बार उसको सुनते हैं, फिर इस डिबेट को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने तो 1-2 मिनट देखी, मैंने कहा इसको छोड़िए, इसमें मध्य प्रदेश की बदनामी होती है। तो आप पहले तो ये चेक करिए कि ये सही है गलत है। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे? इतने बड़े तोप थे, क्यों हारे? ये बताइए मुझे कि जातिगत गणना कर ले। आज हमारे प्रदेश में कितनी विभिन्नता है। बुंदेलखंड को लीजिए, महाकौशल को लीजिए, कितनी विभिन्नता है। विंध्य लीजिए, ग्वालियर चंबल लीजिए, और ये सब बातें जनगणना में सामने आई। तो आपने जिस तरह से सुना, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर कोई बड़े नेता होते, कोई बड़े तोप होते, तो वो मुरैना और ग्वालियर का खासतौर पर जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग के दोनों क्षेत्र आते हैं जहां पर महापौर का चुनाव कांग्रेस जीत गई थी, जिसको लेकर उन्होंने तंज कसा है। रोहित, आप अपनी बात कर रहे थे, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। दूसरा एक बात और, जिस तरह से यहां पर दिव्या जी भी कह रहे हैं कि क्यों बार बार आपको सिंधिया का जिक्र यहां पर करना पड़ता है, इस पर क्या कहेंगे? मैं यही तो कहना चाह रहा था व्यास जी कि मीडिया हाउसेस को अब नरोत्तम मिश्रा जी के विषय में, नरेंद्र सरूजा जी के विषय में, या फिर सिंधिया जी के विषय में, टीम सिंधिया के विषय में भी अब मीडिया को कांग्रेस से सवाल करना बंद कर देना चाहिए। अब तो भाजपा को यह सोचना चाहिए, जो कांग्रेस मुक्त करना चाहते थे भारत को, खुद ही कांग्रेस युक्त हो गए, अपनी समस्या कैसे संभालेंगे। मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि कांग्रेस के लोग वहां चले गए, मुख्य मुद्दा यह है कि वहां का कार्यकर्ता अब क्या करेगा। अनुशासन की बात करने वाली पार्टी सही तरीके से अनुशासन कर रही है उनके साथ, उनको पिछली पंक्ति में बिठा रही है, और हमको किसी तरह की, हम तो ये चाहते हैं कि इस विषय में बात ही ना हो। हम तो अपनी लकीर बड़ी करने वाली पार्टी हैं, अपनी विचारधारा से चलते हैं, अपनी लकीर, अपने विकास, अपने मुद्दों पे काम कर कर जनता के बीच जाने का हमारा शुरू से दे रहा है। लेकिन उड्डयन मंत्रालय, अडानी के मंत्री हैं वो, उड्डयन मंत्रालय कौन सा भाजपा के पास है, या कौन सा केंद्र चलाता है उड्डयन मंत्रालय? वो तो आउटसोर्स हो चुका, तो वो तो अडानी के मंत्री। अपनी बात भी कहना चाह रही थी, बीच में अपनी बात भी रखिएगा। दूसरी बात यह कि जिस तरह से कमलनाथ कह रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, और खास तौर पर उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग के 2 क्षेत्र का जिक्र किया कि मुरैना और ग्वालियर में महापौर का चुनाव तक नहीं जिता पाए, और वो कौन से बड़े नेता हैं, लिहाजा उनके जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को ये मैसेज देने की कोशिश भी वो कर रहे हैं। दिव्या जी क्या कहेंगे इस पर? मेरा आपसे यही कहना है कि माननीय कमलनाथ जी जो है वो अपने आप को क्या झुठला रहे हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों इस तरह के मतलब ये बयान उनके स्टेचर के नहीं है। और जो पार्टी, अभी माननीय रोहित जी कह रहे थे, जो पार्टी भ्रष्टाचार में किस तरह से आकंठ लिप्त पार्टी, जिसने वर्षों तक राज करने के बावजूद कभी देश के बारे में नहीं सोचा, राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा, जिसने कभी उसकी उन्नति प्रगति के बारे में नहीं सोचा, गरीबी हटाओ का नारा जरूर देते रहे लेकिन उस नारे पे कभी अमल नहीं कर पाए, ऐसी पार्टी जो सिर्फ मैं और मेरा स्वार्थता के लिए अपना काम करने वाली पार्टी, अभी बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा उजागर होने वाला है घोटाला, जो शायद अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो करेंसी नोट्स वाला एक पेपर के रिलेटेड एक घोटाला है, जो माननीय चिदम्बरम जी के माध्यम से हम सब लोगों ने झेला है, झेल रहे हैं, और वो आने वाला है बाहर।
जी। तो वो सब करने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी आज अगर हमें देश प्रेम की चिंता करेगी, हमें सिखाएगी, हमें बताएगी, हमें उसकी डेफिनेशन बताने की कोशिश करेगी, तो थोड़ा सा आश्चर्य तो होगा और हास्यास्पद नहीं भी दिव्या होगा। जी, एक बात और कही है आपने, देश प्रेम की और राष्ट्र प्रेम की बात कही, इस पर भी कमलनाथ जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद ना सिखाएं। उन्होंने ये भी कहा, उसी पर रिएक्शन है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद हमें ना सिखाएं। मोदी और शिवराज जिस स्कूल में पढ़े हैं वो सब कांग्रेस के बनाए हुए हैं, वो ये भी कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगी? देखिए, मैं आपसे फिर वही बात करूं, मैंने विषय ये उठाया इसीलिए था कि जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की बारे में चिंता करी, जिन्होंने देश को विघटन के लिए हाँ कही, देश को तोड़ने के लिए हाँ कही, वो लोग कैसे राष्ट्र प्रेमी हो सकते हैं, ये मुझे बता दीजिए। कहाँ हम अखंड भारत की कल्पना लेकर बैठे हैं, कहाँ आपने देश को 2 हिस्सों में बांटने पर दस्तखत कर दिए, उस बात को आप कैसे भुला सकते हैं? आप अपने आप को राष्ट्र प्रेमी कैसे घोषित कर सकते हैं? तो आपका तो स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तो आप हमको राष्ट्र प्रेम क्या सिखाएंगे? और राष्ट्र के बारे में चिंतन करना, कांग्रेस के बारे, अगर कांग्रेस की कभी भी जरा सी भी डिक्शनरी में भी होता। रोहित अपनी तो बात रखिएगा, फिर मैं अगला सवाल करता हूं। रोहित अपनी बात होता। इस पर रखिएगा क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे दिव्या जी की बात पर। अभी भ्रष्टाचार पे आकंठ पार्टी बोला दिव्या जी ने। आज की एक रिपोर्ट में 26% भ्रष्टाचार बढ़ा है मध्य प्रदेश में, आज की रिपोर्ट है। तो यह भ्रष्टाचार क्या विपक्ष ने किया है? सत्तारूढ़ पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं। दूसरी बात, यदि देशभक्त होने के दिव्या जी और भारतीय जनता पार्टी दावा करती है तो एक भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम बता दें जिसने स्वतंत्रता के संग्राम में अपना बलिदान दिया हो। इस तरह की बातें करना, इस पार्टी के माध्यम से आना, यह बात आना भी अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। बहुत सारी बात ऐसी और भी कही गई हैं जिन पे मुझे हंसी आती है। एक वसीम बरेलवी जी का एक शेर कहा गया था, आपको याद होगा, कि जब उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, लेकिन जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और मुझे लगता है आज की तारीख में क्योंकि उसूल से तो टकराव नहीं हो रहा है, लेकिन पीछे बैठे नजर आना भी जरूरी है, मुझे लगता है। अच्छा, इन सब के बीच में शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बात कही है। वो कह रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और 2018 में कांग्रेस सत्ता में एक बार आ चुकी है, लिहाजा बार बार नहीं होगा। क्या कहेंगे इस पर? व्यास जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि लकड़ी से तो बहुत कुछ बनता है, एक कुल्हाड़ी भी बनती है गरीब की, और जो चूल्हा जलता है वो भी आज की तारीख में लकड़ी से ही जल रहा है। तो जिस चूल्हे पे ये हांडी चढ़ेगी वो चूल्हा जलेगा भी उस काठ से ही। जी दिव्या जी, बड़े आश्वस्त हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता से हम बात करते हैं। 2023 में बड़े आश्वस्त नजर आते हैं कि जो 2018 में हुआ था वो 23 में एक बार फिर से होगा। क्या कहेंगे दिव्या जी? कोई दिक्कत नहीं साहब, प्रजातंत्र है, सपने आप भी देखिए, सपने देखने में किसी को कोई मनाही नहीं है। लेकिन परेशानी इस बात की कि सपने को साकार करने के लिए जो सारा पौरुष दिखाना होता है, जो सारा प्रयत्न करना पड़ता है, जो सारी जमीन पे जाके अपने आप को लिटरली पेलना पड़ता है, वो अब दमखम कांग्रेस में नहीं है, इसलिए वो कहीं नजर नहीं आते। रही बात जो काठ की हांडी और काठ की जो चिंता आप कर रहे हैं कि काठ से कुल्हाड़ी भी बनती है और क्या क्या बनता है वगैरह वगैरह, उसकी अंग्रेजी का एक छोटा सा वो है, अगर आप परमिशन दे तो मैं कहना चाहूंगी। उसमें ये होता है कि इफ यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो आपने करा, जो 70 साल तक आप करते चले आ रहे थे, वो संभव है कि वो दोबारा हो, क्योंकि लोग आपकी हकीकत जानते हैं, आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जो जनेऊ के ऊपर, जो टी शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला हिंदू है, वो भी अब आपको पहचानता है। जो ध्यान भटकाऊ पार्टी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भाजपा जो है ध्यान भटकाऊ पार्टी, उस पर एक अंग्रेजी कहावत और भी लागू होती है, व्हेन यू कांट कन्विंस कंफ्यूज अदर्स। ये जब अपनी बात करते हैं कि ये बताइए विकास की यात्रा निकालेंगे, किस चीज की, किस बात का विकास? जब 26% व्हेन देयर इज 26% इंक्रीज इन दी करप्शन, आप 26% जब आपका 26% भ्रष्टाचार बढ़ा है तो विकास तो आपका हुआ है, जनता का तो हुआ नहीं। केयर एज की जो रिपोर्ट है उसमें तो पीछे से पायदान की गिनती होती है, 13वें नंबर पे 17 बड़े राज्यों में है, मतलब ऊपर से तो गिन नहीं सकते आप पीछे से 5वें नंबर पे जरूर है। सर, ये जो केयर नाम की संस्था है, इसका बैकग्राउंड भी बहुत शेडी है, तो थोड़ा सा पहले हम उस पर चले जाएंगे। कहाँ क्या क्या होता है वो आप और हम सब जानते हैं, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल। अच्छा दिव्या जी, आज कई सारी जो बातें कही है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें जातिगत जो जनगणना हो रही है उसका भी उन्होंने समर्थन किया है कि अगर सरकार बनती है
तो मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना भी वो कराएंगे जिस तरह से बिहार में हो रही है, उसको लेकर अलग चर्चा चल रही है, उसी में उन्होंने समर्थन किया है। इस पर क्या कहेंगे? अभी क्या है व्यास जी कि अभी जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हो सकता है उस सब के लिए सब हाँ भर रहे हैं, क्योंकि उसका जो दुष्परिणाम है वो शायद वो अभी नहीं ना समझ रहे हैं, ना जानना चाहते हैं, ना उसकी चिंता है। एक्चुअली बात इस बात की है कि आपको अपना शॉर्ट विजन और बड़ा एक लार्जर विजन, ये कि जो जिनके पास बहुत कमी होती है, जिनको सत्ता लोलुपता दिखाई देती हो, सामने मुझे सत्ता दिखाई दे रही है, मुझे एन केन प्रकेण, मुझे किसी भी तरह से मुझे सत्ता अगर हासिल करनी है तो वो इस तरह की बातें कहेंगे। मैंने आपसे कहा कि ये कुछ बातें ऐसी है जिनके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बहुत खराब होंगे, लेकिन ना वो नीतीश जी समझते हैं और कमलनाथ जी उसका यदि समर्थन करते हैं तो मुझे बहुत इसलिए लगता है कि आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे तो थोड़ा सा आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि नीतीश जी तो अभी साफ समझ में आ रहा है कि कितनी सत्ता लोलुपता है उनको, किसी भी तरह उनको कुर्सी बनाए रखनी है, तो वो अगर कुछ कर रहे हो तो समझ में आ रहा है। लेकिन कमलनाथ जी इस तरह का एक लार्जर विजन में जब हम जाएंगे तो बहुत गड़बड़ होगी। जी रोहित जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? जो जातिगत जनगणना की बात यहाँ पर कमलनाथ जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर लॉन्ग वर्जन में जाते हैं, लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो उसके लिए दिक्कतें होंगी। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें ये जानकारी लगेगी किस जाति वर्ण विशेष के व्यक्ति किस जनसंख्या में हमारे मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ लोग हैं, उनमें कौन लोग उपलब्ध हैं। और दूसरा, मैम मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज मुझे बात कंप्लीट करनी है। अल्टीमेटली सत्ता लोलुपता जो है, अगर नीतीश कुमार जी पे आज आप लांछन लगा रहे हैं तो आपके साथ ही थे। सत्ता लोलुपता तो उनके पास भी थी जब उनने जब अपना महागठबंधन तोड़ा और जाके भाजपा के साथ पार्टी बनाई, लेकिन जब अपने विपक्ष में हो गए और पार्टी के साथ नहीं है तो अब सत्ता लोलुपता हो गई उनकी। देखिए, जनगणना और जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, अल्टीमेटली जीवन में तो छोटे छोटे ही कदम लेने पड़ते हैं और छोटे छोटे कदम लेकर ही पायदान पे ऊपर पहुंचता है व्यक्ति। अगर शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं रखेंगे, कल के बारे में नहीं सोचेंगे तो परसों सही नहीं होगा, परसों सुधरेगा नहीं। इसलिए जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ही है, लेकिन इनके लिए जो हमको कदम बढ़ाने हैं वो छोटे छोटे ही बढ़ाने पड़ेंगे। जी दिव्या जी बोलिए, अपनी बात रखिए। जी व्यास जी, मेरा निवेदन इस बात का था कि क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि ये इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस बहुत खराब होंगे। इसका एक बहुत छोटा सा मैं आपको सिर्फ उद्देश्य बता सकती हूँ कि जो हम डिवाइड एंड रूल जो हम बार बार हम अंग्रेजों के जमाने से कांग्रेस को, आप जब किसी व्यक्ति विशेष को अगर आप वोट बैंक मानेंगे, अगर आप उसके हिसाब से चलना चाहेंगे, तब आप इस तरह का विच्छेदन करेंगे और इस विच्छेदन से जो उसके दुष्परिणाम निकलेंगे कि फिर आप समाज को फिर से, जहां हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो ये भारत जोड़ने की बात करते हैं और एक तरफ जाति जनगणना करके तोड़ने की बात करेंगे, विच्छेदन की बात करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस ज्यादा कंफ्यूज मुझे नजर आती है। तो आई थिंक आप लोग को ज्यादा डिसाइड करना पड़ेगा कि आप डिवाइड एंड रूल अभी तक लागू करना चाहते हैं, क्या आप अभी तक अंग्रेज हैं, क्या आप अभी तक अंग्रेजी किसानों के संदर्भ में भी लगातार वो बात रख रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी रखी और आज जो टीकमगढ़ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें सिंधिया के ऊपर भी निशाना साधा, जिसमें राज्य सरकार पर भी निशाना साधा और राज्य सरकार पर निशाना साधने के दौरान किसानों का जिक्र भी किया। उन्होंने बुंदेलखंड में खासतौर पर कहा कि भाजपा ने किसानों को यहां पर ढंग से पानी तक उपलब्ध कराने में कामयाब नहीं रह पाई, बीज तक नहीं मिल पाए, खाद तक ढंग से नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से किसानों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। कर्ज माफी की बात एक बार फिर से वो कर रहे हैं कि हम अगर फिर से आए तो फिर से कर्ज माफी करेंगे। क्या कहेंगे दिव्या जी? मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? हेलो जी दिव्या जी आप सुन पा रही मुझे? ओके, हाँ जी। तो कर्ज माफी का ऐसा सीन है व्यास जी कि अब वो समा गया। हाँ। मैंने जैसे पहले कहा कि पहले जो आपने जो एक समा बांधा था पिछली बार 2017-18 में, जब आपने कहा था कि कर्ज माफी होगी और आपके शीर्ष नेताओं ने आके यहाँ पे 1 2 3 4 की गिनती सुनाई थी और हमने भी सब सुन ली थी और 10 दिन में यदि ये सब ना हुआ तो मुख्यमंत्री रिजाइन कर देंगे, ऐसा कर देंगे वगैरह वगैरह, हमने बहुत डायलॉग सुने थे। लेकिन वो संभव असंभव जो भी रहा हो, वो संभव तो नहीं हो पाया। आपने कुछ किसानों की कर्ज माफी करी, वो जरूर करी क्योंकि सदन के पटल पे उसमें आपने प्रस्तुत भी करा, लेकिन आपके पास 1.5 साल का समय था। उस 1.5 साल के समय में आपको किसान माफी से कहीं और ट्रांसफर उद्योग ज्यादा उचित लगा,
क्योंकि वो बहुत एक अलग किस्म का उद्योग बन गया था, या आपको आईफा बहुत अच्छा लगा, तब आप कर्ज माफी करना भूल गए। ठीक है रोहित जी, कर्ज माफी की बात आप अब करते हैं। 15 महीने की आपकी जब सत्ता थी उस वक्त जो करना था आपने नहीं किया, जो वादा आपने किया था वो नहीं किया, ये बात लगातार हर मंच पर बीजेपी आरोप लगाती रही है। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे, क्योंकि आज भी किसानों का जिक्र यहाँ पर कमलनाथ जी ने कहा, उन्होंने खास तौर पर बुंदेलखंड के किसानों को राजनीतिक रूप से व्यास जी जी व्यास जी ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है राजनीतिक गलियारों में तो चलता ही रहता है, लेकिन जैसा कि दिव्या जी ने कहा, हमने सदन के पटल पे बात रखी कि 27 लाख किसानों के हमने कर्जे माफ करे। 1947 और 2023 ये पीछे क्यों जाते हैं मुझे ये नहीं समझ में आया। 15 महीने की नवजात सरकार और 18 साल की प्रौढ़ सरकार, आप एक वयस्क हो गए हैं, आप 15 महीने के शिशु से वो बोलता कैसे है, वो खाता कैसे है, वो शौच कैसे जाता है, वो उठता क्यों नहीं, वो सोता इतना क्यों है। 15 महीने और 18 साल के वयस्क में बहुत अंतर होता है। जब आपको 18 साल मिले तो आज की तारीख में आपको विकास यात्रा नहीं, हिसाब यात्रा निकालनी चाहिए, जैसा कमलनाथ जी ने कहा। नहीं तो आप अभी भी विनाश और अंधकार की ओर जा रहे हैं और मध्य प्रदेश को भी ले जा रहे हैं। ये जो कैंसर रूपी भाजपा जो बात रोहित जी भी कह रहे हैं, कमलनाथ जी ने भी कमोबेश यही बात कही है कि पहले शिवराज सिंह चौहान अपने 13 साल के कामों का हिसाब किताब दे दें। 15 की जगह वो 13 उन्होंने कहा है, चूंकि 13 ही शिवराज जी को मिले, तो शिवराज सरकार अपने 13 साल का हिसाब किताब दे दें, हम 15 महीने का हिसाब देने को तैयार हैं। क्या कहेंगे दिव्या जी? देखिए, हमको हिसाब किताब कमलनाथ जी को नहीं देना है, हिसाब किताब जनता के पास है और जनता बहुत बखूबी जानती है कि कौन हिसाब दे रहा है और कौन हिसाब ले रहा है और किस तरह से किसने क्या काम करा है। एक बात, और बहुत अच्छी बात है रोहित जी, आपने बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग करा और मुझे वो शब्द मिल भी गया। वो शब्द है प्रौढ़। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रौढ़ कमलनाथ जी एक यंग सरकार, एक यंग प्रदेश के साथ क्या करने में लगे हुए हैं, कितनी ऊर्जा डाल सकेंगी, कितनी ऊर्जा उसमें भर सकेंगी, ये हम सबको बहुत समझने का विषय जरूर होगा। रोहित जी फाइनल कमेंट कीजिएगा, समय की कमी मेरे पास इसी विषय के संदर्भ में, और 2023 के संदर्भ में क्या जिस तरह से देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि ओवरऑल कहीं ना कहीं जो बयानबाजी हो रही है उसी के संदर्भ में हो रही है। रोहित जी। व्यास जी पूरी विनम्रता से मैं ये बात कह सकता हूं कि कमलनाथ जी का विजन मेरे जैसे नौजवानों को आगे लाने का है। यदि मैं आज इस मंच पे बैठा हूं और दिव्या जी जैसे वयस्क और सीजन पॉलिटिशियन के साथ ये डिबेट कर रहा हूं तो कमलनाथ जी का विजन ही है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि फाइनल कमेंट और कोई हो सकता है इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि मध्य प्रदेश किस दिशा में बढ़ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस स्टूडियो में आकर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, कमलनाथ ने एक जो पीसी की, उस पीसी में कई अलग अलग बातें निकल के सामने आई। शुरुआत उन्होंने सिंधिया पर वार करते हुए कहा कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, और अगर बड़े नेता होते तो ग्वालियर और मुरैना जैसी सीट पर महापौर का चुनाव नहीं हार जाती बीजेपी। उसके अलावा किसानों के मुद्दे पर भी बोले, सीडी के संदर्भ में भी बोले, हनी ट्रैप के मामले में भी उन्होंने कहा, और कई अलग अलग विषयों को लेकर बोला जिस पर बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ है। कुल मिलाकर 2023 में ये सब चीजें आगे और देखने मिलेंगी, और किस तरह से चीजें होती हैं इसका इंतजार आपके साथ हमें भी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।